जय हिंद दोस्तों। द जुपिटर क्लासेज में आप सबका पुनः स्वागत है। कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रहा है। इसका कारण ये है कि हम गांव पर चले गए थे और वहां पर माइक लेकर गए थे। तो क्या हुआ ना कि एक ही वीडियो बन पाया काम की वजह से। और फिर जब वहां से मुजफ्फरपुर आए तो माइक छूट गया वहीं पे। अब यहाँ पर मिल नहीं रहा था तो ऑनलाइन किए तो 26 तारीख को आया। 26 तारीख को आया तो कुछ यहाँ भी काम था तो उस दिन नहीं बना पाए। आज 29 तारीख है। गुड मॉर्निंग सभी को। और आज 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था उसका आज लास्ट वीडियो है, यानी कि इस वीडियो में पहला जो चैप्टर है उसका समापन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का चल रहा था पहला जो था हम लोग का चैप्टर, उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन हो गया। ये हम लोग का 7वां दिन है, 7th डेज। सातवां दिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो टॉपिक है वो है ये वाला है, उत्तल दर्पण में सिद्ध करना है। उत्तल दर्पण में सिद्ध करना है। अवतल में सिद्ध हो गया है, उत्तल में सिद्ध करना है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसको अवतल दर्पण में हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, तो इसको हम लोग उत्तल दर्पण में अब सिद्ध करेंगे। ठीक है, देखिए एफ स्मॉल एफ है, इसका मतलब हो गया फोकस दूरी, और भी जो है ये हो गया प्रतिबिंब दूरी, और यू जो हो गया इसको बोलते हैं वस्तु दूरी। यानी कि इसको बोला क्या जा सकता है, जब नीचे एफ लिखा हो और ऊपर 1 हो, नीचे कोई भी लिखा हो राशि और ऊपर में 1 लिखा हो तो इसको व्युत्क्रम कहते हैं। यानी कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम बराबर प्रतिबिंब दूरी का व्युत्क्रम प्लस वस्तु दूरी का व्युत्क्रम। यानी कि जो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, उसके फोकस दूरी का व्युत्क्रम वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें फिगर की बात कर लेते हैं। ठीक है, फिगर क्या होगा, ये हो गया हमारा, ये हो गया थोड़ा सा लंबा जाएगा, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा इस फॉर्मूला को सिद्ध करने में। कोई बात नहीं, एकदम आराम से देखेंगे, और इसको हो सकेगा तो वीडियो को रोक रोक कर इसको लिखने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, ये हो गया x और ये x डैश हो गया। ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण। अब इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर है और इसका नाम रख लेते हैं हम m और n। ठीक हो गया, और ये ध्रुव हो गया, और ये इधर से खींचा हुआ है तो इसका C हो जाएगा इधर, और P या C के बीच में F होता है। ये हो गया फोकस दूरी। एक अब ऑब्जेक्ट रख लेते हैं। ऑब्जेक्ट तो इधर रख नहीं सकते हैं क्योंकि ये तो पीछे हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को यानी वस्तु को हमेशा दर्पण के आगे रखते हैं। ये परावर्तक सतह है, तो ये ए बी वस्तु हो गया, यहाँ पर ए बी नाम रख दिया इसका। अब यहाँ से किरण हमको ले जाना है, ये हो गया वस्तु, ये भी हो गया। ठीक है, यहां से एक प्रकाश की किरण हम सीधा ले जाएंगे, सीधा ले गए, और सीधा ले गए तो ये कहां से होकर जाएगा, लगभग फोकस से गुजरता हुआ मालूम। तो पहले फोकस से को मिला देते हैं, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो टकरा करके फोकस के सामने से टकरा करके वापस निकल जाएगा। बताया गया है कि जब प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण आती है तो वह फोकस से ही गुजरती है या फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो इसमें फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत हो गया। फिर इसके बाद एक और अगर किरण आते हैं तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर भी किरण ला सकते हैं और एक यहाँ पर भी ला सकते हैं। तो अगर कोई किरण वक्रता केंद्र के सामने आती है ऐसे करके, तो इसमें तो इधर आएगा नहीं पीछे, तो इसको डॉट डॉट कर देते हैं। ये डॉट डॉट हो गया। ठीक है, डॉट डॉट हो गया, और ये सीधा उसी पर फिर वापस चला जाता है। अगर कोई किरण यहाँ पर आता है
इसको भी बता देते हैं। ध्रुव पर आता है तो प्रकाश के आपतन कोण और परावर्तन कोण ऐसे करके इधर निकल जाएगा, इसको पीछे की ओर मिलाएंगे तो भी जाकर के यहीं पर कट करेगा, तो हमको 2 किरण से काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि परावर्तन के बाद 2 आपतित किरणें यहाँ पर आती है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो आने के बाद ये दोनों वापस चली जाएगी, इसको पीछे की ओर मुड़ाएंगे, पीछे की ओर ले जाएंगे तो एक फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी और एक वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। कहने का मतलब एक वक्रता केंद्र के सामने आएगा तो वापस लौट जाएगा। तो यहाँ पर एक प्रतिबिंब बनता है। परावर्तन के बाद किरण अगर एक दूसरे को काटती है तो इसका मतलब है कि वहां पर प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर देखेंगे कि इसका प्रतिबिंब बन गया। अब इसका प्रतिबिंब देखेंगे तो यहाँ पर बन गया, प्रतिबिंब हो गया। ये इसका नाम रख देते हैं ए डैश और इसका नाम हो गया बी डैश। और देखिए जहां पर ए बी, यहां से किरण काटा है तो यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं, लंब खींच दिए और इसका नाम रख दिए, इसका नाम ही एम यहाँ पर रख देते हैं और इसका नाम क्यू कर दिए। ठीक है, ज्यादा दिक्कत ना होगा, ये एम हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं इसको आगे की तरफ लेकर के चलते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखना पड़ता है कुछ, माना कि ऐसे लिखेंगे तो लोग आप सुन करके लिख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले है कि इसको देखेंगे खूब बढ़िया से। लिखने में थोड़ा सा बच्चे डरते हैं, तो बिल्कुल नहीं डरना है, बिल्कुल नहीं डरना है, ध्यान से सुनना है इसको। माना कि ए बी एक एमएन एक उत्तल दर्पण है जिसमें प्रधान अक्ष x डैश, जिसमें प्रधान अक्ष x डैश, फोकस दूरी f होता है, P से लेके F तक फोकस दूरी f, वक्रता त्रिज्या P से लेके C तक 2f कहो या r कहो, जिसमें प्रधान अक्ष x डैश, फोकस दूरी f, वक्रता त्रिज्या r या 2f होता है, चाहे है। फिर इसमें कहेंगे कि ए बी एक वस्तु प्रधान अक्ष पर रखी है जिससे किरण जाकर के दर्पण पर टकराती है और फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, और एक किरण वक्रता केंद्र से टकराकर वापस चली जाती है जो वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है। बस इतना ही लिख लेंगे। फिर उसके बाद और लिखेंगे कि माना कि ए बी बराबर एम क्यू तो ए बी के बराबर होगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बी बराबर एम क्यू। बस इतना ही हो गया। फिर से अपने तरीका से जैसे लिखने का विचार होगा वैसे लिख सकते हैं। माना कि एम एन एक उत्तल दर्पण है जिसमें प्रधान अक्ष x डैश, फोकस दूरी f, वक्रता त्रिज्या r या 2f है। ए भी एक वस्तु है जिससे प्रकाश की किरण निकलती है और फोकस से जाती हुई और वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है। ए बी वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है तथा ए बी बराबर एम क्यू मान लिए हैं, दोनों तो बराबर ही होगा। अब क्या करते हैं कि चलते हैं यहां से हम इसको सिद्ध करने की ओर। प्रमाण में चलेंगे। थोड़ा सा बोर्ड छोटा है तो दिक्कत हो रहा है लिखने में, हमें भी और तुम लोग को भी दिक्कत हो रहा होगा, छोटा छोटा लिखते होंगे। तो प्रयास है कि बड़ा बोर्ड लाया जाए यहाँ पर भी। और चलिए देखते हैं त्रिभुज किस में, एक त्रिभुज मान करके चलेंगे 2 में। एक त्रिभुज हो गया ए बी ए सी, ये वाला हो जाएगा, और एक हमारा हो जाएगा बी डैश ए डैश सी में। त्रिभुज बी ए सी तथा त्रिभुज बी डैश ए डैश सी में। अब देखो डायरेक्ट इसको करेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री है तो यहाँ पर भी 90 डिग्री है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? कोण बी ए सी बराबर कोण बी डैश ए डैश सी 90 डिग्री। दो त्रिभुज में चलना है, एक बी ए सी में चलना है, एक बी डैश ए डैश सी में चलना है। ठीक है, तो इतना हो गया। फिर इसके बाद एक बराबर हो गया। दूसरा देखेंगे तो दोनों में ये वाला सी है, सी बड़ा वाला त्रिभुज में भी है, छोटा वाला में भी लिख सकते हैं। तो कोण ऐसे लिख सकते हैं बी सी ए बराबर कोण बी डैश सी ए डैश। ये हो गया उभयनिष्ठ, इसको बोलते हैं
उभयनिष्ठ हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर दो त्रिभुज में दो को कोण मिल गया बराबर बराबर, तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा, ये वाला और ये वाला बराबर होगा, तो छोड़ देते हैं उसको, हो गया बराबर। तो अगर एक त्रिभुज के तीनों कोण और दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर हो जाए तो उसको समरूप त्रिभुज कहते हैं, और समरूप का ये सिंबल होता है। और जब समरूप हो जाता है तो उसकी भुजा जो होती है वह समानुपाती होती है। समानुपाती कहने का मतलब ना कि पहले त्रिभुज का भुजा और दूसरे त्रिभुज का भुजा, दोनों को अगर अनुपात में लेंगे कोण के सामने वाला, तो वह एक निश्चित अनुपात में आता है। तो इसमें हो जाएगा, इसमें ये वाला लेते हैं तो ये हो जाएगा ए बी, और इसका ये वाला हो जाएगा ए डैश बी डैश। अब बराबर और देखेंगे तो, और इसमें यहां से लेकर के बड़ा भुजा ए से लेकर के सी तक, और नीचे हो जाएगा ए डैश ले लेकर के सी तक। और जो कर्ण होता है ना, कर्ण, ये प्रधान अक्ष से किसी तरह का दूरी नहीं दिखता है, तो इसलिए इसको अनुपात में नहीं लेंगे। जैसे बी ए सी में ये वाला कर्ण हो गया बी से लेकर सी तक, तो ये किसी तरह का देखते हैं कि चिन्ह परिपाटी में बताए हैं कि प्रधान अक्ष से या तो लंबवत नापते हैं, या फिर इधर जाते हैं दाएं तरफ, या फिर बाएं तरफ जाते हैं, या फिर नीचे आते हैं। ये इस तरह का कोई दूरी नहीं होता इसमें, तो इसको नहीं लेंगे। ये एक हो गया। अब इसी प्रकार अगर चलते हैं दूसरका में चलते, दूसरका एक और त्रिभुज लेंगे, इसी प्रकार उसको कर सकते हैं। इसी प्रकार क्या सिद्ध किया जा सकता है, तो त्रिभुज देखते हैं, एम क्यू सी, एम सी नहीं, एम क्यू एफ समरूप त्रिभुज, बी डैश ए डैश एफ, ये वाला और ये वाला, तो बी डैश ए डैश एफ हो गया। अब समरूप हो जाएगा तो इसके जैसा समरूप हो जाएगा, क्योंकि ये 90 है तो यहाँ भी 90 है, एफ दोनों में शामिल होगा, तो ठीक इसी प्रकार हो गया। फिर यहाँ पर हो जाएगा एम क्यू, नीचे कितना हो जाएगा क्यू से लेके एफ तक, एक मिनट, एम क्यू ये वाला और ये वाला हो जाएगा ए डैश बी डैश, अब बराबर क्यू से लेके एफ तक, और नीचे कितना हो जाएगा ए डैश ले लेकर के एफ तक, यहाँ तक हो। इसको दो नहीं मानेंगे, इसको थोड़ी सा देखते हैं। तो एम क्यू ए डैश बी डैश, अब देखो एम क्यू जो है यहाँ पर पहले ही माने हुए हैं कि एम क्यू को हम लोग ए बी लिख सकते हैं, चूंकि एम क्यू बराबर ए बी। ठीक है, एक और चीज बताए हैं कि ये जो किरण इतना दूर जाता है, उतना दूर तो जाता नहीं है, उपाक्षीय किरण के लिए ये वाला किरण जो है ना निकट होकर जाता है, नहीं तो ये हम लोग का जो यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है वो कई तरह का बन जाएगा। तो इसलिए इस किरण को मान के चलते हैं कि इसमें सट के जाता है, तो सट के जाता है तो एम जो है क्यू जो है, एम जो है वह यहाँ आ जाएगा, तो अगर उसमें लंब खींचेंगे तो क्यू कहाँ चला जाएगा, पी पर चला जाएगा। तो जहाँ क्यू होता है उसको लगभग पी बिंदु मान लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा ए बी, अब बटा में हो जाएगा ए डैश बी डैश, अब बराबर पी एफ, अब बटा में ए डैश एफ। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप लोग को बेहतर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक चीज करेंगे कि आप लोग साथ ही लिखते चलिए, या फिर हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि सर यहाँ पर हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो हम फिर से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अभी देख लेते हैं इसको आगे। ये हो गया। अब चलेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक है, ये हो गया। तो एक मिनट, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम इसको मिटाने वाले हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 एवं 2 से क्या होगा कि दोनों में ये चीज मिलता है, ए बी बटा ए डैश बी डैश, और इसमें है ए बी बटा ए डैश बी डैश, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पर, तो बच जाएगा हमारे पास, यहाँ पर बच जाएगा ए सी बटा में ए डैश सी, और इसमें बच जाएगा पी एफ बटा में हो जाएगा ए डैश एफ। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब देखेंगे इसमें ए सी बटा ए डैश सी, ए सी यहां से लेकर यहां तक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि जो दर्पण में जो दूरी होता है उसको मापा जाता है ध्रुव से, तो ध्रुव इसमें आना चाहिए।
तो ए से लेके सी तक है, तो इसको हम दो भाग में तोड़ देंगे, ए से लेके पी तक और पी से लेके सी तक। तो लिख सकते हैं ए पी प्लस पी सी। ए डैश सी कहाँ है, ए डैश सी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ई भी नहीं है, इसमें भी पी नहीं आ रहा, तो इसको पहले यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेंगे और फिर इसको घटा लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी सी माइनस ए पी से लेके ए डैश तक, तो हो जाएगा पी ए डैश हो गया, और बराबर पी एफ, ई वाला ठीक है, पी से लेके एफ तक, तो इसको रहने देते हैं, ठीक है। ए डैश एफ, ए डैश ले लेके एफ तक, तो ये भी नहीं पता है, तो इसको क्या करते हैं ना कि यहाँ ले लेते हैं और इसको घटा देते हैं, तो इतना बच जाएगा, तो हो जाएगा पी एफ माइनस पी ए डैश, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज समझेंगे, चिन्ह परिपाटी से चलेंगे। चिन्ह परिपाटी क्या होता है, तो इसमें ये पता किया जाता है कि जो भी दूरियां है वह प्लस में है या फिर माइनस में है, चिन्ह परिपाटी से। अब देखो एपी क्या है, एपी ए से लेके पी तक, तो ये वस्तु है, यहाँ पर वस्तु है, यहाँ से मापेंगे तो वस्तु दूरी हो गया, वस्तु दूरी हो गया एपी, वस्तु दूरी एपी हो गया, तो इसका मान हो गया माइनस यू, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे तो पीसी है, पी से लेके सी तक, तो इसको कहते हैं ये वाला वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, इसको कहेंगे पीसी। पीसी का मान कितना हो गया, तो यहाँ पर 2f लेंगे, अब प्लस में कि माइनस में लेंगे, देखो जो सामने होगा वो माइनस में और जो पीछे होगा वह प्लस में, तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर बात करेंगे पीसी, यहाँ पर भी है पी ए डैश, पी ए डैश, पी से लेके ए डैश तक, तो ये हो गया प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी को कहेंगे पी ए डैश, ठीक है। और ये भी पीछे है तो ये भी प्लस में हो जाएगा, अब प्रतिबिंब दूरी को भी कहते हैं, ठीक है, सूचित किया जाता है। और पी एफ एक बचा हुआ है, ये भी एफ है, पी एफ, पी एफ माने फोकस दूरी, पी एफ का मतलब फोकस दूरी, फोकस दूरी पी एफ, फोकस दूरी भी इसका पीछे है तो ये भी प्लस में होगा, तो प्लस एफ हो जाएगा। अब सब मान को इसमें पुट कर देंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण 3, ठीक है। समीकरण 3 में सभी मानों को रखने पर, सभी मानों को रखने पर रख देते हैं तो क्या आता है देखते हैं। अब इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखो अब मान रख देते हैं, तो इसमें एपी है, एपी के जगह पर क्या है, एपी के जगह पर माइनस यू, माइनस यू, और फिर प्लस है, पीसी के जगह पर क्या है, पीसी, पीसी 2f है, प्लस 2f हो गया। फिर उसके बाद नीचे है फिर पीसी है तो प्लस 2f माइनस, और फिर एक पी ए डैश है, पी ए डैश ये वाला है तो प्लस भी हो जाएगा, ठीक है, बराबर ऊपर पी एफ है तो प्लस एफ हो जाएगा, और नीचे क्या है, नीचे है पी एफ माइनस, तो प्लस एफ माइनस, और फिर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा पी ए डैश, पी ए डैश को प्लस भी है तो यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब देखो प्लस प्लस यहाँ पर प्लस हो जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब गुना कर लेते हैं डायरेक्ट, अगर हम गुना करते हैं इसमें, पहले इसमें गुना कर लेते हैं, एफ में इससे भी होगा इससे भी होगा, प्लस माइनस यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। तो एफ में 2f से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2f स्क्वायर, अब प्लस माइनस या माइनस प्लस माइनस, और फिर इसमें तो माइनस भी में एफ से गुना होगा तो भी एफ बराबर। अब इसमें दो को गुना करना है तो एक बार यू से पहले दोनों में गुना कराते हैं, तो यू में एफ से गुना होगा तो माइनस यू एफ, इसमें माइनस इसमें माइनस, माइनस माइनस प्लस, यू में भी से गुना होगा तो यू भी, 2f में f से गुना होगा तो 2f स्क्वायर, और 2f में यहाँ माइनस है तो माइनस 2vf, 2vf, ठीक है, हो गया इतना। फिर उसके बाद अगर देखते हैं कौन कौन एक जैसा है, तो 2f स्क्वायर इधर एक जैसा है तो ये वाला कट जाएगा और ये वाला भी कट जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे तो 2vf है, इधर माइनस एक vf है, तो इसको इधर ला देते हैं तो हो जाएगा प्लस 2vf और माइनस vf बराबर, ठीक है। और इसको क्या कर देते हैं, ये वाला भी इधर ये माइनस में है तो इसको भी उधर लेके चल जाते हैं तो हो जाएगा uf बराबर, इधर क्या बच गया u भी, देखो फिर से बताते हैं, इधर माइनस vf है और इधर प्लस माइनस 2 vf है, तो माइनस 2 vf है तो इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो गया, हाई वाला भी माइनस uf माइनस में है तो इसको भी उधर ले जाएंगे तो ये भी प्लस में, बचा क्या इधर u भी। अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ uvf से भाग देने पर, दोनों तरफ
यू भी एफ से भाग देने पर अगर भाग देते हैं, 1 मिनट, भाग देने पर, चलो दे देते हैं, पहले तो घटा लेते हैं, 2VF में से एक घट जाएगा तो बचेगा VF अब बटा में UVF प्लस इधर क्या बचा UF, इसमें भाग दे देंगे UVF से, अब बराबर UV बटा में UVF। ठीक है, अब इसको देखते हैं, कट जाएगा VF से VF कट गया, UF से UF कट जाएगा, UV से UV कट जाएगा, तो यहाँ पर बच गया क्या चीज देख सकते हैं, 1/U अब प्लस 1/V बराबर 1/F। तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनली रिजल्ट आ गया। तो ये इसको लिख लेते हैं, आगे बात करते हैं। इसको 1-2 बार करेंगे, इसको अगर 1-2 बार कॉपी पर बनाते हैं और बारीकी से समझते हैं तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा और कभी आप ना भूलिएगा। तो अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो इसको ऐसा करेंगे, ठीक है, ऐसा करने से कभी भी आप नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट या फिर इसको रोक करके लिख लीजिए। तो वहां तक हो गया, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम अब जो है हमारा अगला टॉपिक है वह है आवर्धन, दर्पण में आवर्धन। तो समझते हैं, हम लोग को समझना है आवर्धन। आवर्धन को इंग्लिश में कहेंगे मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। ठीक है, गोलीय दर्पण में आवर्धन क्या है, तो आवर्धन जो होता है ना वह वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों में तुलना किया जाता है कि जो प्रतिबिंब है वह वस्तु से कितना गुना बड़ा है, बस यही, इसी को आवर्धन कहते हैं। यानी कि सीधा सीधा बोल देंगे हम कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, जो हम लोग प्रतिबिंब बना रहे थे वस्तु रख करके, अभी भी बनाए थे AB बटा A डैश B डैश, तो जो प्रतिबिंब, पहले प्रतिबिंब और उसके बाद वस्तु, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। अब पता है कि जब भी कोई राशि अनुपात में होता है तो उसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन का इंग्लिश मैग्निफिकेशन है, तो इसे m से सूचित किया जाता है और इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। पूछेंगे क्यों, तो इसका जवाब यह है कि जब भी कोई राशि अनुपात में होती है, समान राशि जब अनुपात में होती है तो उसका कोई मात्रक नहीं होता है। आवर्धन का जो आवर्धन का अर्थ ये है कि जो प्रतिबिंब है वह वस्तु से कई गुना बड़ा बन रहा है या उसके बराबर बन रहा है। अगर आवर्धन से यह भी पता चलेगा कि आवर्धन जो होता है अगर प्लस में आता है तो इसका मतलब ये भी इससे जानकारी मिलती है कि प्लस में आएगा तो वस्तु की अपेक्षा जो प्रतिबिंब है वह सीधा बना हुआ है। अगर माइनस में आएगा तो इसका मतलब ये है कि वस्तु की अपेक्षा जो प्रतिबिंब है वह उल्टा बना हुआ है। अगर आवर्धन का मान 1 से अधिक आएगा तो वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब का आकार जो है, ऊंचाई जो है वह अधिक है। अगर 1 से कम आएगा तो प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वस्तु की ऊंचाई से छोटा है, कम है। अगर 1 आ गया तो इसका मतलब प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार यानी कि ऊंचाई, आकार नहीं ऊंचाई, दोनों बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं इसको लिख लेना है। आवर्धन क्या है, तो आवर्धन क्या होता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, गोलीय दर्पण में बोलना है, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, ऊंचाई भी एक दूरी है तो इसका भी मात्रक मीटर और इसका भी मात्रक कट गया मीटर, तो कोई भी इसका मात्रक नहीं होता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, आवर्धन कहते हैं। ठीक है, आवर्धन को हम लोग सूचित करेंगे m से और प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है उसको शॉर्टकट में h डैश लिखेंगे और वस्तु की ऊंचाई को h लिखेंगे। तो m बराबर हो गया h डैश बटा h, यानी कि आवर्धन को हम लोग m से सूचित करेंगे। इसको बोलना है कैसे,
गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे m से सूचित किया जाता है। यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश और वस्तु की ऊंचाई h हो तो आवर्धन बराबर h डैश बटा h। अब समझते हैं आवर्धन के बारे में कुछ और। आवर्धन का मान अगर m जो निकाले रख करके अगर प्लस में आ गया तो बताना कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। अगर माइनस में आ गया तो उल्टा बनता है। ये पूरा लिख देना है, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। अगर m का मान अगर बढ़िया से और देखते हैं तो m का मान 3 हुआ आएगा, m का मान 1 से छोटा आएगा तो प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की अपेक्षा कम होगी। हो गया। और दूसरा बात, अगर m का मान 1 के बराबर आ जाएगा तो वस्तु की ऊंचाई h और h डैश दोनों बराबर होगा। और तीसरा, m का मान 1 से अधिक आ जाएगा तो h डैश यानी प्रतिबिंब का ऊंचाई जो है वह वस्तु की ऊंचाई से अधिक होगा। इसको भी शॉर्टकट में लिख सकते हैं कि h जो होगा ज्यादा, मतलब h ज्यादा होगा h डैश। ठीक है, तो कुल मिलाकर इतना बात है। अब हम लोग को इसमें फॉर्मूला सिद्ध करना है। एक और आता है फॉर्मूला आवर्धन का, इसको सूत्र सिद्ध करेंगे तो एक हमें और प्राप्त होगा, m बराबर माइनस v बटा u आ जाता है। तो इसको भी हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो m क्या है, तो ये आवर्धन है। ठीक है, माइनस की जगह पर माइनस। v क्या है तो पता है हमें, प्रतिबिंब दूरी है। और u क्या है, वस्तु दूरी है। ठीक है, तो इसको अभी आप लोग नोट कर लेंगे और तब तक हम आगे बढ़ाते हैं इसको। ठीक है, लिख लेंगे। देखिए, अब हम लोग का जो है अगला ये वाला है आवर्धन का फॉर्मूला जो है सिद्ध करना है। m बराबर माइनस b बटा u, दो याद रखेंगे, ये वाला और एक ये h डैश बटा h, ये परिभाषा के अनुसार है और इसको सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, उत्तल और अवतल दोनों में देखेंगे एक के बाद। ठीक है, ये हो गया हमारा अवतल में। ठीक है, अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, और ये देखो एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ लेते हैं ए बी, और ये हमारा हो गया प्रधान अक्ष x और x डैश। प्रधान अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, मतलब यहाँ से एक प्रकाश की किरण सीधा निकल के चला जाता है, वो उसी को मान लिया जाता है। एक यहाँ से किरण यहाँ पर आई, टकराई, एक मिनट, यहाँ ना टकराते हैं, यहाँ नहीं टकराते, यहाँ जटिल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक किरण आई तो अवतल दर्पण है तो फिर इधर टकरा के चला जाएगा। ठीक है, पीछे तो जाएगा नहीं, तो इधर आ गया, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। ठीक है, और एक पता है, ये इसको मान लेते हैं कि इसका C यहाँ पर है, ऐसे C है तो बीच में F भी तो होगा। तो एक किरण हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट फोकस में लेकर गुजारते हैं, यहाँ से जाता है। पता है कि जब किरण डायरेक्ट फोकस पर आती है तो वह समांतर हो जाती है, और जब कोई प्रकाश की किरण समांतर दर्पण पर जाकर टकराती है तो फोकस ले होकर गुजरती है, यानी उल्टा होता है। अगर फोकस लेकर जाएगा तो टकराने के बाद समांतर हो जाएगा, अगर समांतर जाएगा तो फोकस लेकर गुजरेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि टकराने के बाद यहाँ पर दोनों फोकस लेकर गया तो टकराने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि काट रहा है। अब काट रहा है तो यहाँ पर इसको मिला देते हैं, यहाँ पर इसको मिलाए तो यहाँ पर बन गया प्रतिबिंब। क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया, EF है। तो हम लोग को देखेंगे कि दो चीज़ है, एक है इसको मान लेते हैं P, ये MN दर्पण हो गया, लिख सकते हैं, माना कि MN एक अवतल दर्पण है जिसमें वस्तु AB है और उसका प्रतिबिंब A डैश B डैश प्रधान अक्ष के नीचे बना है तो उल्टा है। वस्तु की ऊंचाई h मान लेते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश मान लेते हैं। ये वाला जितना डिग्री का कोण होगा उतना ही डिग्री का ये वाला भी कोण होगा। ठीक है, तो दो त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज BAP तथा एक इसमें और एक इसमें, A डैश B डैश A डैश B में, B डैश
ए डैश पी में। तो इसमें आप समझ जाएंगे, ठीक है। क्या इसमें समझेंगे कि यहाँ पर 90 डिग्री है तो यहाँ पर भी 90 डिग्री है, और ये वाला कोण ये वाला दोनों बराबर है प्रकाश के परावर्तन के नियम से। तो हम लोग लिख सकते हैं कोण बी ए पी बराबर कोण बी डैश ए डैश पी बराबर 90 डिग्री। और दूसरा हो जाएगा कि कोण बी पी ए बराबर कोण बी डैश पी ए डैश। ये वाला हो गया प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। तो इसमें भी देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें भी देखेंगे तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं हम, यहाँ पर लिखते हैं, चलिए भाई यहाँ पर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज, एक मिनट पहले यहाँ लिख देते हैं, इसलिए त्रिभुज बी ए पी समरूप त्रिभुज बी डैश ए डैश पी हो गया, समरूप हो गया। समरूप हो जाएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका एक भुजा तो ए बी, इसका एक भुजा तो ए डैश बी डैश, और इसके सामने वाला, इस कोण के सामने वाला ये वाला हो गया, इस कोण के सामने ये वाला हो गया, और ये वही वाला प्रधान अक्ष वाला बचा है तो ए पी, और नीचे हो जाएगा ए डैश पी। अगर ध्यान से देखेंगे तो ए बी को हम लोग माने हैं एच, ए डैश को माने हैं ए डैश बी डैश, एच डैश हो गया, ए डैश बी डैश है, और ए से लेके पी तक ये वस्तु है तो वस्तु दूरी हो गया, वस्तु दूरी को यू कहते हैं। प्रतिबिंब जो दूरी है ए डैश पी है, ए डैश पी है, ए डैश पी है, तो ये हो जाएगा भी हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है चिन्ह परिपाटी की, तो चिन्ह परिपाटी वस्तु जो है ए बी का ऊंचाई है यू प्लस में, वस्तु दूरी प्रतिबिंब का ऊंचाई नीचे है तो ये हो जाएगा माइनस में। वस्तु दूरी, अच्छा इस अवतल दर्पण में सब सामने होता है तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस तो कट जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस। इसको उलट देते हैं तो माइनस एच डैश बटा एच बराबर भी बटा यू। यहाँ पर देखेंगे कि एच डैश बटा एच बराबर क्या होता है, परिभाषा के अनुसार एम होता है, तो माइनस एम बराबर भी बटा यू। अब देखो माइनस तो इधर रह नहीं सकता, इसको उधर कर देते इसको उधर, तो एम बराबर निकल कर आ जाएगा माइनस भी बटा यू। यही हमारा क्या हो गया, सूत्र हो गया। जैसे इसमें लिखे हैं ठीक उसी प्रकार उसमें लिख लेना है, बस केवल फिगर बना देते हैं। ये देखो हो गया अवतल दर्पण, सी देख के जैसा करना है, ठीक है। फिगर, हाँ फिगर एक जैसा होना चाहिए, मतलब फिगर इसमें जो नाम है उसमें भी वही नाम होना चाहिए। ये हो गया प्रधान अक्ष, ठीक है, ये हो गया एम और ये हो गया एन। इसमें भी एक वस्तु रख दिए, ठीक है, ए बी रख दिए, ठीक है, ये भी रखें, इसमें भी रख दिए, ठीक। अब इसमें जो प्रकाश की किरण यहाँ पर जा रहा है, एक यहाँ से लेकर जाएंगे निकल जाएगा, और ये हो जाएगा हम लोग का, ये हो गया एफ और ये हो गया सी और ये हो गया पी। तो इधर टकरा के चल गया तो इसको पीछे की तरफ ले जाएंगे तो ऐसे चल जाएगा, हो जाएगा पीछे की ओर। और एक डायरेक्ट कैसे पी पर ले गए थे और एक डायरेक्ट एफ पर ले जाएंगे, एफ पर ले जाएंगे ना तो यहाँ से एफ पर ले गए, ठीक है, तो एफ पर ले जा रहे हैं तो ये तो जाएगा नहीं अंदर, खाली जाता हुआ प्रतीत होगा, ऐसे हो गया, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ से टकराने के बाद इधर टकराने के बाद कैसे समांतर हो जाता है, तो इसमें भी समांतर हो जाएगा, और समांतर हो जाएगा तो इधर चला जाएगा, बात समझ में आ रहा है। टकराने के बाद तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, काट देगा। यहाँ पर गया टकर, यहाँ पर जाएगा सीधा, अब गया फोकस के सामने जाएगा और फोकस टकरा कर इधर आ जाएगा। तो जब इसको इधर पीछे की ओर मिलाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा ना, यहाँ पर तो यहाँ पर पता चलेगा कि कट कर दिया है, काट देगा यहाँ पर। ऐसा करते हैं कि ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, तो ज़्यादा दिक्कत हो रहा है ना ये वाला लाइन से, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं इसको। तो एक तो यहाँ से चल गया और एक सीधा सी पर कर देते हैं, सी पर कर देते तो सी पर चला गया और वापस इधर आ जाएगा, ज़्यादा झमेला नहीं है। तो भी जा करके यहाँ पर कटा हुआ है दोनों को, ये जो एफ है और ये वाला इधर गया तो दोनों काट दिया ना, काट दिया तो यहाँ पर क्या बन गया प्रतिबिंब। तो एक चलना है हम लोग त्रिभुज बी ए पी में, यहाँ पर ऑलरेडी है, और एक चलना है इसका नाम रख देते हैं ए डैश बी डैश, ठीक है। तो अब इसी में है कि इसमें सीधा बनेगा, चिन्ह खाली देखना है, चिन्ह यहाँ पर, बाकी सारा चीज वही रहेगा। यहाँ पर आएंगे ना तो चिन्ह केवल देखना पड़ेगा, ठीक है। बी ए पी में और एक हो जाएगा ए डैश बी डैश पी में, ए डैश बी डैश पी में हो गया।
और फिर से सारा प्रोसेस यही रहेगा। ये वाला कोण इसके बराबर होगा प्रकाश के परिवर्तन के नियम से, ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, ठीक है, समूह कोण से तो बराबर हो जाएगा। अब जब यहाँ पर आएंगे, पहले एक इसको बना लीजिएगा, फिर इसको बनाइएगा उत्तल दर्पण में, उत्तल में, और ये वाला हो गया अवतल दर्पण में, ठीक है। इसको बना लेंगे, फिर सेम टू सेम बनाते आएंगे, तो यहाँ पर पता चलेगा कि एच जो है वह सीधा है, यह भी सीधा है। तो चलो ना हम बनाते हैं, यहाँ के बाद थोड़ा सा बना देते हैं। तो एच डैश है, u भी प्लस है, तो एच डैश हो गया बराबर, u कितना है, तो u इधर है, तो ये वाला हो जाएगा माइनस में, अभी इधर है, प्रतिबिंब इधर बना है ना, तो ये प्लस में हो गया, तो हो गया एच डैश बटा एच। इसको पलट देते हैं, तो एच डैश बटा एच बराबर हो जाएगा प्लस v बटा यू, एक मिनट, माइनस ऊपर ही रहेगा, माइनस v बटा यू, और इसके जगह पर एम लिख सकते हैं, तो एम बराबर माइनस v बटा यू हो जाएगा। कुल मिलाकर बात ये वाला है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाते आएंगे और फिर उसके बाद यहाँ चेंज कर लेंगे। समझने वाली बात है कि समूह कोण से बराबर हो जाए, बाकी सिंपल से। तो ठीक है, इतना तक अगर हो गया है तो और एक टॉपिक बचा है, उसको भी बता देते हैं, ठीक है, इसको लिख लेंगे। अगला टॉपिक है हम लोग का दर्पणों का उपयोग। दर्पणों का उपयोग, दर्पण तीन गो हम लोग जनरली, दो गो है दर्पण, कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, तो एक होता है समतल दर्पण, और एक होता है उत्तल दर्पण, और एक होता है अवतल दर्पण। दर्पण दो प्रकार के, समतल गोलीय, और गोलीय दर्पण दो प्रकार का, एक उत्तल और एक अवतल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग पढ़ना है उपयोग, उपयोग किसका भाई, दर्पणों का उपयोग, दर्पणों का उपयोग। लास्ट टॉपिक चल रहा है, इसको छोड़ दिया, मतलब छूट गया था, तो देखे हम तो नहीं हो रहा था। एक अवतल हो गया, अवतल दर्पण, अवतल, और दूसरा का उत्तल का उपयोग, और तीसरा का समतल का उपयोग। बस 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। देखो समतल दर्पण जो होता है, सबसे पहले घरेलू कार्यों में, घरेलू रूप में चेहरा देखने के लिए, दिन में 13 बार चेहरा देखिए, घरेलू रूप में चेहरा देखने के लिए। और यह बात है कि जो एक दिन में 14-15 बार शीशा देखता है, तो समझो कि वह शीशा नहीं देख रहा है, अपने आप को देख रहा है कि कितना सुंदर है। जैसे कि इंद्र भगवान जो है ना, उनको अपने पास बुलाने वाले, जो 14 बार चेहरा देखता है, उनको इंद्र भगवान के पास जाना है, परियों जैसा बन करके। चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग ज़्यादा, हम तो बात बनाते भी नहीं, हमको बनाने भी नहीं आता है। घरेलू रूप में चेहरा देखने के लिए हो गया, इसका एक याद रखेंगे। और बसों में प्रयोग किया जाता है, बसों में पीछे के व्यक्तियों के सीट को देखने के लिए, या सुरक्षा की दृष्टि से, दूसरा उत्तल दर्पण का उपयोग समझते हैं। उत्तल दर्पण का पहला बात है कि उत्तल दर्पण जो होता है, उसका उपयोग सबसे ज्यादा साइड मिरर के रूप में है। यानी कि अर्थात साइड मिरर का मतलब, जो ड्राइवर होता है, जो चालक होता है, चालक के दाहिने साइड जो पीछे वाली गाड़ी होती है, उसको देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है, तो बताएंगे कि उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है, दृष्टि क्षेत्र मतलब उत्तल दर्पण जो है कितना क्षेत्र को देख पाता है, उसमें दिखा पाता है। तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा कहने का मतलब है कि उत्तल दर्पण वस्तुओं का प्रतिबिंब छोटा बनाता है, और छोटा बनाने की वजह से बड़ा दूर का प्रतिबिंब उसमें, माने बड़ा क्षेत्र का प्रतिबिंब उसमें दिखाई देता है, छोटा छोटा करके बड़ी दूर तक दिखाई देता है, मतलब
उसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा, इसके कारण होता है। ठीक है, इसका मेन यही है उत्तल दर्पण का। ठीक है, अवतल दर्पण का याद रखेंगे। अवतल दर्पण का सबसे पहला उपयोग पहले तो हो गया सेविंग के रूप में, सेविंग दर्पण के रूप में। सेविंग का मतलब हो गया क्या बोलते हैं, ऊनाई जो होता है, हजामती दर्पण, हजामत के रूप में। ठीक है, हजामत के रूप में। हजामत कहने का मतलब है कि हम लोग जाते हैं सैलून में, सैलून भी कर सकते हैं। सैलून में कौन सा दर्पण लगा रहता है, अवतल। अवतल में जो बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, साफ दिख पाए। और साफ कब दिखेगा, तो P और F के बीच में जब व्यक्ति बैठेगा तब। P मतलब ध्रुव और फोकस के बीच में जब वस्तु को रखा जाएगा तब। ठीक है, अवतल दर्पण जो होता है उसका प्रयोग देखेंगे कि टॉर्च में होता है, टॉर्च में, सर्च लाइट में, हेडलाइट का जो परावर्तक बनाया जाता है, जो इस तरीका का रहता है, ये वाला इधर वाला, वो अवतल का रहता है। किस लिए बनाया जाता है, ताकि यहाँ से किरण निकल करके सीधा इसे समांतर हो जाए, समांतर के लिए, यानी कि समांतर प्रकाश पुंज को प्राप्त करने के लिए टॉर्च, सर्चलाइट, हेडलाइट में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें बात कर लेते हैं तीसरा, तो जो दंत चिकित्सक होते हैं, दंत चिकित्सक यानी कि दांत देखने और उसको, मतलब दांत वाले डॉक्टर, नाक कान गला, इसके लिए जो डॉक्टर होते हैं वो अवतल दर्पण का ही इस्तेमाल करते हैं। और एक और इसको लिख सकते हैं सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किसका इस्तेमाल किया जाता है, अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। सौर भट्टी एक आ गया, सौर भट्टी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, अवतल दर्पण का। उत्तल दर्पण का एक उपयोग हम बता देते हैं, स्ट्रीट लाइट, यानी कि सड़क में, बाजार में या गलियों में, स्ट्रीट मतलब गली होता है, गलियों में जो लैंप होता है, लैंप, ई दूसरा का है उत्तल का, अवतल का खत्म उधर, उत्तल वाला एक और याद आ गया तो उसका हो गया। सड़क, बाजार, गलियों में लैंप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, किसका, उत्तल दर्पण का। तो बस इतना ही याद रखेंगे, ज्यादा काम हो जाएगा। तो प्रकाश के परावर्तन का जो हम लोग का पहला चैप्टर था 10th क्लास का, वह समाप्त हो गया है। और एक वीडियो और बनाएंगे, और इसमें क्या है कि इसके संबंधित, इस चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको देखेंगे। तो अभी हम इसको हटा करके और 2 प्रश्न देते हैं, उसको आप अगले वीडियो में उसको बताएंगे। आप लोग भी उसको बना करके कमेंट के माध्यम से आंसर बताइएगा। 1 मिनट। बोर्ड पर 2 प्रश्न दिए हैं, लिख दिए हैं, ज़्यादा टाइम ना लगे, वीडियो आगे ज़्यादा लंबा हो गया है। 2 प्रश्न है। एक अवतल दर्पण एक वस्तु का 2 गुना प्रतिबिंब बनाता है। 2 गुना का मतलब वस्तु का 2 गुना प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। वस्तु की दर्पण से दूरी बताना है, यानी कि वस्तु जो है, वस्तु की अपेक्षा, यानी कि वस्तु का जितना ऊंचाई है उससे 2 गुना प्रतिबिंब बनाता है। यानी वस्तु 5 सेंटीमीटर का है तो 10 सेंटीमीटर का बनता है। हम लोग मानेंगे वस्तु की ऊंचाई h, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई जो h डैश है वो बराबर, h डैश बराबर हो जाएगा 2h। ऐसे करके बना लेंगे, यानी कि m का मान निकालेंगे। m के माध्यम से u बटा v माइनस v बटा u वाला जो फॉर्मूला है उस पर करके बनाएंगे। ठीक है। और दूसरा है 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर कोई वस्तु रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति बताना है। प्रतिबिंब ध्रुव से कितना दूर बनेगा और उसका प्रकृति बताना है, कि वास्तविक, उल्टा, ये सब बताना है। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक चीज़ और कहेंगे कि जहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है कमेंट के माध्यम से बताएं, और कमेंट जरूर करें कि वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, पता तो चले हमें भी कि किस तरह से समझाया जाए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।